गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन सेशन पे चलेंगे जिसमें हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और आज पार्ट 3 रहने वाला है इस सीरीज़ में। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 विच इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया। तो इस रैंकिंग के मुताबिक आपको बताना है कि एशिया में अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही। तो सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 44 प्रोग्राम्स जो ऑफर करते हैं इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, इनको फीचर किया गया है टॉप 100 में ग्लोबली, ठीक है, इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। और इंडिया बेसिकली सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री साबित हुई एशिया से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ थी इसमें वो था 66, ठीक है। और टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही, तो ये है चाइना। चाइना से कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें फीचर हुई हैं, तो ये है 99, ओके। तो फर्स्ट पे है चाइना और सेकेंड पे है इंडिया। कुछ रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स एक बार देखें अगर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आजकल न्यूज़ में है। HDI में इंडिया की रैंक है 132, कितनी कंट्रीज़ में, 191 में। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे है इसमें नॉर्वे और थर्ड है आइसलैंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की जो 2023 में जारी हुआ है, इसमें इंडिया की रैंक है 108, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि एलॉन मस्क को एक बार फिर से डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये रिचेस्ट पर्सन हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और किसने ये डिक्लेयर किया है, तो ये है एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनायर इंडेक्स, ओके। इसमें सेकेंड पोजीशन पे थे बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और थर्ड पे हैं इसमें जेफ बेजोस अमेजोन से, ठीक है। तो ये टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन हैं पूरी दुनिया के। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जो पहली G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये मुंबई में हाल ही में कंडक्ट हुई है फ्रॉम 28 to 30 मार्च, ओके। और ये जो 3 दिन का इवेंट था, इसमें लगभग 100 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द G20 मेंबर स्टेट्स, इनवाइटी कंट्रीज, रीजनल ग्रुपिंग्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन सी सिटी होस्ट है पहली G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए, तो ये है मुंबई। कुछ और अगर हम होस्ट की बात करें थोड़ा पीछे जाके जनवरी मंथ से, तो जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट था, इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। इसके अलावा जो पहली G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज़ मीटिंग है, इसके लिए होस्ट था बेंगलुरु सिटी। फिर जो G20 का डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग था, इसके लिए होस्ट था मुंबई सिटी, ओके। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इंडिया का पहला गोल्ड ATM इनॉग्रेट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। और हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर ने एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, उडुपी शहर में, कर्नाटका के, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिटीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है Anji Khat Bridge, which was seen in the news recently, is located in which Indian state or the union territory? आपको बताना है कि ये ब्रिज कहाँ पे लाई करता है। सबसे पहले खास बात इसकी क्या है, ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। और ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मई 2023 में। और काम क्या होगा इसका, ये ब्रिज बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर को कनेक्ट करेगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहली बार ट्रेन से, ठीक है। और अंजी खात ब्रिज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज है आफ्टर चिनाब ब्रिज, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। चिनाब ब्रिज जो है बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स, और ये भी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा ये दोनों ब्रिज कहाँ पे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ बातें देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसकी वजह से आजकल ये न्यूज़ में बना हुआ है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पहली इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जिसने डिजिटल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लिया है। मतलब ये पहली यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो कि कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुकी है ई गवर्नेंस मोड की तरफ, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पे जो एशिया का लार्जेस्ट
ट्यूलिप गार्डन है वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? ये हैं मनोज सिन्हा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ? आपको बताना है कि जो इंडिया की पहली क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ है इसका नाम क्या रखा गया है। तो हाल ही में इसको प्रोड्यूस किया गया है। किसने प्रोड्यूस किया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने। और ये जो काफ है ये 15 लीटर से भी ज़्यादा मिल्क एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस फीमेल क्लोन्ड काफ को प्रोड्यूस किया है फ्रॉम द सोमैटिक सेल ऑफ इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड की टेल का यूज़ करते हुए। और ये एक नेटिव ट्रैक्ट है गुजरात स्टेट में और बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है अपने डिजीज़ रेजिस्टेंस नेचर के लिए, साथ ही हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंडिया का जो पहला क्लोन देसी गिर फीमेल काफ है इसका नाम रखा गया है गंगा, ओके। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 23rd इंडिया सॉफ्ट इवेंट? कौन सा स्टेट है जिसने इस इवेंट को होस्ट किया? तो हाल ही में ये इनॉग्रेट हुआ है प्रगति मैदान में नई दिल्ली के। और इसके थ्रू जो इंडिया की टेक कंपनीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के साथ, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनॉग्रेट किया इस 23rd इंडिया सॉफ्ट इवेंट को, जिसमें कि 650 डेलीगेट्स ने टोटल 80 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और मोर देन 1500 इंडियन एग्जिबिटर्स शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट को और सोल्यूशंस को इस इवेंट पे, फाइन। तो आपको याद रखना है कि जो 23rd इंडिया सॉफ्ट इवेंट है इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। कुछ स्टेट रिलेटेड अगर करंट अफेयर यहाँ पे देखें तो कल हमने मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में बात की थी। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे एक टिग्रिस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और काउ सर्विस कमीशन बिल भी हमने कल ही पढ़ा है आई थिंक। काउ सर्विस कमीशन बिल किसका है? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। इसका एम है जो इंडिजिनस कैटल ऑफ ब्रीड हैं उनको प्रमोट करना। फिर इसके बाद एक और बिल था जिसका नाम है मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल। ये किस स्टेट का है? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का। इसके थ्रू मीडिया पर्सन्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स को बेसिकली सेव किया जाएगा। और सिमिलर लाइन पे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जारी किया था राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है स्कॉलरशिप और फेलोशिप के लिए फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसके थ्रू जो आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग फोक आर्टिस्ट हमारे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू द यंग आर्टिस्ट इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड। फिर सेकेंड है अवार्ड ऑफ सीनियर जूनियर फेलोशिप टू आउटस्टैंडिंग पर्सन्स इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड। और थर्ड है इसमें अवार्ड ऑफ टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है MSE क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, तो इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी MSME मिनिस्ट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव है जो प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस है MSEs की उसको इम्प्रूव करना, साथ ही उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करना वाया फिनेंशियल हेल्प, ताकि कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, साथ ही नए और अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल एरियाज को इस्टेब्लिश किया जाए एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है MSE क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अर्थ आवर 2023 विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी सेव्ड 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अर्थ आवर 2023 में आपको बताना है कि कौन सा इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है। सबसे पहले अर्थ आवर क्या होता है? ये एक एनुअल ग्लोबल इवेंट है जिसका काम है अवेयरनेस रेज करना अबाउट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, साथ ही जो एनर्जी का कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करना। इसमें बेसिकली जो भी नॉन एसेंशियल इंटरनल और एक्सटर्नल लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो मार्च मंथ का लास्ट सैटरडे होता है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस साल ये 25 मार्च को पड़ा था
और हमने 8:30 से लेके 9:30 तक इसको ऑब्जर्व किया। फाइन। तो इस ओकेजन के दौरान दिल्ली ने सेव किया है 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। और अर्थ आवर एक दुनिया का बहुत बड़ा ग्रासरूट मूवमेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और इस साल भी मिलियंस ऑफ पीपल ने इसको सेलिब्रेट किया है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि अर्थ आवर हम कब ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ में, और इस साल 25 ऑफ मार्च को पड़ा था। और किसने 279 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया इस दौरान, ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द हाउ इज इंडिया अडैप्टिंग टू द हीट वेव्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, आपको ये बताना है। इसको जारी किया है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने, और इसमें 37 हीट एक्शन प्लान्स को एनालाइज किया गया है अक्रॉस 18 स्टेट्स टू इवेलुएट कि किस तरह से पॉलिसी एक्शन हमारे फिट हो रहे हैं विद द वार्मिंग वेदर इन इंडिया। और इसमें बताया गया कि जो हीट एक्शन प्लान्स हैं इंडिया के, वो प्रॉपरली फंड नहीं हो रहे हैं, और साथ ही हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसकी है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। अच्छा, हाल फिलहाल में जारी हुई कुछ रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले हमने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। इसको जारी किसने किया था, तो इसको जारी किया था UNCTAD ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। फिर इसके बाद एक और रिपोर्ट थी जिसका नाम था ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। ठीक है, और इन चीज़ों के अलावा हाल ही में यूटिलिटी बिडर ने एक रिपोर्ट जारी की थी रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन। ओके, और इसमें पाया गया कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी, ये थी ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन आर्म्ड फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स है जिसने ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसको लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। और इस ऑपरेशन के तहत वेटरिनरी कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, एट दब्बार नियर द डबरा विलेज। ये बेसिकली एक यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है जिसको कि इंडियन आर्मी अंडरटेक करता है ताकि जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड हैं उनके एस्पिरेशंस को बेसिकली एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना को लॉन्च किया, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है महिम फोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। महिम फोर्ट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। ये बेसिकली मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में, और ये 800 साल पुराना फोर्ट है। करेंटली इसको डेवलप कौन कर रहा है, BMC एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और BMC अब इसको डेवलप कर रहा है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है कि महिम फोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और कुछ और प्लेसेस की बात करें जो न्यूज़ में है, तो इसमें सबसे पहला नाम है चितवान नेशनल पार्क का। चितवान नेशनल पार्क पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये है नेपाल में। ठीक है, फिर एक सिगूर प्लेट्यू है, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु अपने किलाड़ी म्यूजियम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो इंडिया का पहला मरीना है, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है विच टीम वन द इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग ट्रॉफी इन 2023। कौन सी टीम है जिसने इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग ट्रॉफी को जीत लिया है 2023 में। इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा के, तो इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को टोटल 7 विकेट से। और आपको याद रखना है कि मुंबई में नैट सीवर ब्रंट जो हैं ये हाईएस्ट स्कोरर साबित हुई, जो कि नॉट आउट थी 60 रन्स के साथ। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि मुंबई इंडियंस ने इस ट्रॉफी को जीता है। किसको हरा के, तो इसमें रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। कल बेसिकली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है इस साल, तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि कैप्टन है अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के। ठीक है, इसके अलावा जो 2023 का वुमेन T20 वर्ल्ड कप था, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ठीक है, और ये 6वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता है, और इसके लिए वेन्यू कौन सी कंट्री थी, ये थी साउथ अफ्रीका। साथ ही आपने सर्जियो रैमोस का नाम सुना होगा। हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, और ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम।
कौन सी मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम को? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अंडर दिस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। इन दोनों को मर्ज किया गया था इनटू अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम था फिर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम 2013 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो प्लान है ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम फरवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 से लेके 45 तक के क्वेश्चन। फर्स्ट है, इंडिया लॉन्च द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद विच पर्टिकुलर कंट्री। तो हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था यूएसए के साथ मिलकर। व्हाट इज द सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो मैक्सिमम जुडिशियल स्ट्रेंथ है हमारी सुप्रीम कोर्ट में वो कितनी हो सकती है? 34। एक्चुअली क्या हुआ था फरवरी में, टोटल 27 जजेस अपॉइंट थे अब तक, उसके बाद 5 नए हाई कोर्ट जजेस को इसमें रिकमेंड किया गया था जिसके बाद इसका जो नंबर है वो 32 हो चुका है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 34। हिबरटोप्टेरस लैम्प्सडेली विच वॉज डिस्कवर्ड बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। ये एक स्कॉर्पियन की स्पेशीज है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। इसको फाउंड किया गया था 1992 में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया इनका 31st फाउंडेशन डे हाल ही में। कहाँ पे? दिल्ली में। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? थीम थी सशक्त नारी सशक्त भारत। ओके। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। इसके लिए होस्ट था बेंगलुरु सिटी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन सेट द स्टेट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड टू विच सिटी। तो इन्होंने बताया था कि जो स्टेट की कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाएगा विशाखापट्टनम में। वयम रक्षम इज द मोटो ऑफ विच आर्म्ड फोर्स। ये मोटो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड का और ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अपनी 47th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है ये चौथी लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ फिगर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द GST कलेक्शन इन इंडिया इन जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में हमने 1.55 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा GST कलेक्ट किया। Webcos and engineering consultancy and construction services firm works under which union ministry। ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Which country's chief justice is the chief guest of the 73rd foundation day of the Supreme Court of India। तो इस इवेंट पे हमारे चीफ गेस्ट थे सिंगापुर के चीफ जस्टिस। Which Indian armed force unveiled a revised doctrine to lay out its role in no war no peace scenario। आंसर हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स। Which neighboring country of India marked its 75th independence anniversary on 4th of February 2023। तो श्रीलंका ने मार्क किया अपना 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी ऑन 4th of February हाल ही में। What is the disinvestment target of the finance ministry for the year 2023 to 24। इस टाइम पीरियड के लिए फिनेंस मिनिस्ट्री का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 51,000 करोड़ रुपीस। इंडिया अग्रीड टू स्टैब्लिश अ डिफेंस एंड एनर्जी ब्लॉक विद विच अदर कंट्रीज रिसेंटली। तो इंडिया ने एग्री किया है कि वो एक डिफेंस और एनर्जी ब्लॉक इस्टेब्लिश करेंगे किन कंट्रीज के साथ मिलके? तो फ्रांस और UAE के साथ। इसका एम रहेगा इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और अपने डिफेंस टाइज को एक्सपैंड करना जिसमें फोकस किया जाएगा राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर। डोली जहूर एंड इलियास कंचन हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर द एमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम विच कंट्री। ये एमिनेंट आर्टिस्ट हैं बांग्लादेश कंट्री से और किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में डिसाइड हुआ था कि इनको ऑनर किया जाएगा विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो ये फिल्म इंडस्ट्री में देते हैं बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है। जो फरवरी का करंट अफेयर्स इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जो रिसेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज आपका एग्जाम अप्रैल में है तो आपको जनवरी से लेके मार्च तक के रट के जाने चाहिए। ठीक है, बाकी भी जो पुराने 3 महीने बच जाते हैं वो भी आपको पढ़ना है लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए
एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zadsana signing off.